संकल्प तोड़ना ठीक बात नहीं। कांग्रेस के इतिहास में शोलापुर कांड लगभग जलियांवाला कांड जैसा ही था। वहां मार्शल लॉ लगा दिया गया था। देश भर से वॉलंटियर वहां जाते थे और गोलियों की बौछार द्वारा चने की तरह भून दिए जाते थे। लाल बहादुर शास्त्री ने भी अपना नाम वॉलंटियरों में भेज दिया। यह खबर टंडन जी को लगी तो उन्हें शास्त्री जी के जीवन रक्षा की चिंता हुई। उन्होंने शास्त्री जी की माता जी को खबर भेजी, किसी तरह शास्त्री जी को वहां जाने से तुम ही रोको, वह और किसी की बात मानने वाले नहीं। भारतीय माताओं का वात्सल्य और मोह अन्यतम कहा जा सकता है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि जीवन मरण की समस्या प्रस्तुत हुई हो। उनका मोह उग्र होना स्वाभाविक ही कहा जा सकता है। वे हर संभव प्रयास करती हैं कि बच्चा रुक जाए, अमुक कार्य न करे जिससे कोई हानि हो या जीवन को खतरा उत्पन्न हो। शास्त्री जी की माता जी ग्रामीण जीवन में पली थीं। यह आशा थी कि वे इस समाचार से व्याकुल हो उठेंगी और शास्त्री जी को शोलापुर न जाने देंगी, पर हुआ कुछ दूसरा ही। जैसे ही उनके पास यह खबर पहुंची, वह रोष में भरकर बोली, मेरे बच्चे ने जो संकल्प लिया है उसे पूरा करना ही चाहिए। मैं उसे रोक नहीं सकती। बच्चे का शहीद होना सौभाग्य मानूंगी, पर उसे कर्तव्य से गिरते सहन नहीं कर सकती। प्रतिज्ञाएं किन्हीं महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्ति के लिए की जाती हैं। उन्हें निभाना मनुष्य का परम धर्म है। जो उसकी अवहेलना करता है, उसकी आत्मा कमजोर होती है। मेरा बच्चा कमजोर आत्मा वाला कायर और कर्तव्यच्युत कहलाए, यह हमारी शान के प्रतिकूल है। मैं उसे सहर्ष शोलापुर जाने की आज्ञा देती हूँ। धर्म और आदर्शों की रक्षा ऐसी ही माताओं से होती है, जो बेटे के स्थूल शरीर की अपेक्षा उसके गुणों से मोहब्बत रखती हैं। जिन्हें चाम प्यारा नहीं होता, आत्माभिमान प्यारा होता है। माता जी की इस दृढ़ मनस्विता को ही श्रेय दिया जा सकता है, जो सामान्य परिस्थितियों से बढ़कर शास्त्री जी भारतीय इतिहास आकाश में उज्जवल नक्षत्र की तरह चमके। कर्तव्य पालन की अडिगता, धैर्य, निर्भीकता और संकल्प जयता के भाव उनकी माता जी के ही देन थे। यह आदर्श हर भारतीय माता का आदर्श होना चाहिए। बच्चों के आत्मविकास में चरित्र और गुणों का स्थान सर्वोपरि है। यदि बच्चे को ऐसी किसी कसौटी से गुजरना पड़े, तो माताओं को उनके गुण गौरव को ही प्रोत्साहन देना चाहिए, भले ही भौतिक दृष्टि से हानि ही क्यों न हो। शास्त्री जी रोक दिए गए होते तो उनकी आत्मा आत्महीनता और प्रायश्चित के बोझ से दब गई होती। दबी हुई आत्माएं तो सच्ची और न्याय की बात भी स्पष्ट नहीं कह पाती। देश और समाज को राह दिखाना उन बेचारों के बूते कहां, जो प्रतिज्ञाएं करते हैं और मरकर भी उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे दृढ़ स्वभाव के व्यक्ति आगे चलकर कुछ बड़े काम कर पाते हैं। शास्त्री जी शोलापुर गए। उन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं की। जेल चले गए, यातनाएं सही, पर उन्होंने की हुई प्रतिज्ञाओं से कभी पीछे कदम न हटाया। कर्तव्य पालन की इस दृढ़ता ने
एक छोटे से आदमी को बड़ा बना दिया, साधारण ग्रामीण को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का प्रधानमंत्री बना दिया। प्लास्टिक का दिल बनाने वाले महान डॉक्टर। टैमगॉज के एक महान डॉक्टर श्री माइकल डेवा ने चिकित्सा शास्त्र में एक अद्भुत चमत्कार कर दिखाया। उन्होंने एक हृदय रोगी का खराब दिल निकालकर उसके स्थान पर प्लास्टिक का एक नकली दिल लगा दिया। डॉक्टर डेवा के इस अद्भुत कार्य का प्रभाव रोगी पर किसी प्रकार भी अन्यथा नहीं पड़ा। उसका नकली दिल यथावत काम कर रहा है। शरीर का रक्त संचालन तथा रक्तचाप सामान्य रहा। साथ ही शरीर के अन्य अवयवों की कार्यप्रणाली में किसी प्रकार का व्यवधान अथवा विरोध नहीं आया। डॉक्टर डेवा की इस सफलता ने चिकित्सा विज्ञान में एक नई क्रांति का शुभारंभ कर दिया है। डॉक्टर डेवा ने प्रारंभ से ही, जब वे कॉलेज में पढ़ते थे, यह विचार बना लिया था कि वे अपना सारा जीवन संसार की सेवा में ही लगाएंगे। अपनी सेवाओं के लिए उन्होंने चिकित्सा का क्षेत्र चुना। डॉक्टर डेवा जब किशोर थे, तभी से यह अनुभव कर रहे थे कि रोग मानव जाति के सबसे भयंकर शत्रु हैं। यह मनुष्यों के लिए न केवल अकाल मृत्यु के कारण बनते हैं, बल्कि जिसको लग जाते हैं उसका जीवन ही बेकार तथा विकृत बना देते हैं। न जाने कितनी महान आत्माएं और उदीयमान प्रतिभाएं जो संसार का बड़े से बड़ा उपकार कर सकती हैं, विचार, निर्माण तथा साहित्य के क्षेत्र में अद्भुत दान कर सकती हैं, इनका शिकार बनकर नष्ट हो जाती हैं। इसके साथ ही उन्हें यह बात भी कम कष्ट नहीं देती थी कि रोग से ग्रस्त हो जाने पर जहां मनुष्य की कार्य क्षमता भी नष्ट हो जाती है, वहां उसके उपचार में बहुत सा धन भी बर्बाद होता रहता है। रोगों के कारण संसार के न जाने कितने परिवार अभावग्रस्त बने रहते हैं। जो पैसा वे बच्चों की पढ़ाई और परिवार की उन्नति में लगा सकते हैं, वह सब रोग की भेंट चढ़ जाता है और बहुत से होनहार बच्चे अर्धशिक्षित रह जाते हैं। इस बात को सोचकर तो वे और भी व्यग्र हो उठते थे कि रोगों से दूसरे नए रोगों का जन्म होता है। संसार की आबादी बुरी तरह बढ़ती जा रही है। लोग अभी इतने समझदार नहीं हो पाए हैं कि यह समझ सकें कि जनवृद्धि के कारण संसार में उपस्थित अभाव भी अनेक रोगों को जन्म देता है। भरपेट भोजन न मिलने से मनुष्य की शक्ति क्षीण हो जाती है, जिससे उसे अनेक रोग दबा लेते हैं। उनका संक्रमण तथा प्रसार होता है और संसार की बहुत सी बस्तियां बर्बाद हो जाती हैं। रोग युद्ध से भी अधिक मानव समाज के शत्रु होते हैं। वे चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन में लग गए और यह भी देखते रहे कि उन्हें इस क्षेत्र की किस शाखा में अनुसंधान तथा विशेषता प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने पाया कि आजकल मनुष्यों में कृत्रिमता का बहुत प्रवेश हो गया है। लोग अप्राकृतिक जीवन के अभ्यस्त हो गए हैं। उनके खान पान में अनेक अखाद्य पदार्थ शामिल हो गए हैं, जो शरीर के लिए बहुत घातक सिद्ध होते हैं। इसके साथ तंबाकू,
शराब और अन्य बहुत से नशों के कारण भी मानव स्वास्थ्य बुरी तरह चौपट होता जा रहा है। इन सारे व्यसनों तथा अनियमितताओं का सीधा प्रभाव हृदय पर पड़ता है। इसीलिए अधिकांश रोगी दिल की किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। हार्ट फेलियर की बीमारी का कारण भी उनका यही अनुपयुक्त रहन सहन तथा आहार विहार है। डॉक्टर डेवा ने इस अयुक्तता पर दुखी होते हुए हृदय संबंधी अनुसंधान तथा चिकित्सा में विशेषता प्राप्त करने के लिए जीवन का बहुत बड़ा भाग लगा दिया। उन्होंने एक लंबी अवधि के प्रयोग, चिकित्सा, उपचार तथा अनुसंधान परीक्षणों के बाद अपनी साधना का मूल्य पाया और खराब दिल निकालकर उसके स्थान पर प्लास्टिक का दिल लगा सकने में सफल हो गए। सहनशीलता में महानता सन्निहित है। बात सन 1965 की है। उन दिनों भारत पाकिस्तान का संघर्ष चल रहा था। चाहे जब हवाई हमले की घंटी बज सकती थी, सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री भवन में भी खाई बनवाई गई थी। प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को कहा गया कि आज हमले की आशंका अधिक है, आप घंटी बजते ही तुरंत खाई में चले जाएं। किंतु दैव योग से हमला नहीं हुआ। प्रातः देखा गया कि बिना बमबारी के खाई गिरकर पट गई है। खाई बनाने वालों तथा उसे पास करने वालों की यह अक्षम्य लापरवाही थी। यदि वे उस रात खाई के अंदर होते तो क्या होता, सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री का जीवन कितना मूल्यवान होता है, वह भी युद्ध काल में। अन्य व्यवस्था अधिकारियों ने भले ही इस प्रसंग पर कोई कार्यवाही की हो, किंतु शास्त्री जी ने संबंधित व्यक्तियों के प्रति कोई कठोरता नहीं बरती, अपितु बालकों की भांति क्षमा कर दिया। दूसरी घटना भी सन 1965 की ही है। युद्ध काल था ही, 24 घंटों में कभी भी कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग हो जाती थी। उस दिन भी संध्या समय मीटिंग थी। कड़ाके की ठंड थी, किंतु उत्तरदायित्वों के प्रति सजग तथा समय के पाबंद हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नियत समय पर मीटिंग के लिए चल दिए। जाकर कार में बैठ गए, पर जब बड़ी देर हो गई और कार खड़ी ही रही, तो उन्होंने इस संबंध में पूछताछ की और देर होने की बात भी कही। तब कहीं संयोजक महोदय ने बताया कि मीटिंग तो आज उन्हीं के घर पर है। कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो यों अपना समय नष्ट करने पर संबंधित अधिकारी को अवश्य ही प्रताड़ित करता, किंतु वे दूसरों की त्रुटियों को मां जैसी ममता पूर्वक ही सहन कर जाते थे। आमतौर पर ऐसा होता है कि लोग घर में तो अधिकार, आज्ञा तथा डांट फटकार से काम लेते हैं और बाहर सज्जनता तथा उदारता के प्रतीक बने रहते हैं, किंतु शास्त्री जी इसके अपवाद थे। वे स्वभाव से ही उदार तथा सहिष्णु थे। ताशकंद जाने के एक दिन पूर्व वे भोजन कर रहे थे। उस दिन उनकी पसंद का भोजन था, खिचड़ी तथा आलू का भरता। ये दोनों वस्तुएं उन्हें सर्वाधिक प्रिय थीं। बड़े प्रेम से खाते रहे।
जब खा चुके, उसके बड़ी देर बाद उन्होंने वही प्रसंग आने पर बड़े ही सहज भाव से श्रीमती ललिता जी से पूछा, क्या आज आपने खिचड़ी में नमक नहीं डाला था? ललिता जी को बड़ा खेद हुआ अपनी गलती पर, किंतु वहां न कोई शिकायत थी न क्रोध। मुस्कुराते ही रहे वे फीकी खिचड़ी खाकर। दूसरों की गलतियों को भी क्षमा कर देना तथा बजाय डांट फटकार या चिल्ल पुकार मचाने के प्रेम पूर्वक बता देना निश्चय ही एक महान गुण है। शास्त्री जी सहनशीलता के प्रतीक थे।